पर्यावरण इट मीन्स पर्यावरण पर आधारित है, पर्यावरण से संबंधित ये हमारा यूनिट है और पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक क्या है, ये चैप्टर है हमारा, जो कि एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन आता है। हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट से 5-5 प्रश्न बनता है। तो पर्यावरण भी एक यूनिट है, पूरा एक इकाई है, पूरा एक चैप्टर कह सकते हो आप, चैप्टर है पूरा एक इन्वायरमेंट। तो इसको आज हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है गाइस कि आप में से जो भी लोग क्लास में नए जुड़ते ही हैं किसी न किसी माध्यम, तो आप जिस भी दिन जुड़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आज हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पर्यावरण। तो आज से ठीक 90 दिन मान के चलिए, 90 डेज के बाद आपका साइकिल में पूरा 10 यूनिट हो चुका होगा। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर टीचिंग, जैसे मान लीजिए आज कोई पहली बार जुड़े तो सर टीचिंग तो यूनिट 1 है, आप पर्यावरण क्यों करा रहे। तो इसमें आपको गाइस ये समझ के चलना है कि हमारे 10 चैप्टर्स हैं, हमारा 10 जो है चैप्टर यानी यूनिट इकाई है। तो 10 में से किसी से भी आप स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 यूनिट अपने आप में अलग है, किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं है। पहला यूनिट टीचिंग का है, तो दूसरा रिसर्च का है, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, तो चौथा कम्युनिकेशन का है, पांचवा आईसीटी का है, तो छठा लॉजिकल रीजनिंग का है, सातवां रीजनिंग का है, तो फिर आठवां डेटा इंटरप्रिटेशन, नौवां पर्यावरण, तो 10वां हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पूरे आपके 10 के 10 जो यूनिट्स हैं वो अपने आप में अलग है, उसका किसी से कोई नाता या वास्ता नहीं है। इसलिए आप जिस भी यूनिट से जुड़े हुए हो, मान लीजिए कि आप में से कोई आज पहली बार आया है क्लास में, हो सकता है ऐसा कि आप में से कोई पहली बार आज क्लास में आया हो, तो आज हम पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से ठीक 90 से 100 दिन में, 90 डेज मान के, इतने दिन अगर आप लगातार क्लास में आएंगे ना, तो आपका पूरा पेपर 1 खत्म हो चुका होगा। 90 डेज ऑलमोस्ट 100 डेज। तो ये है, इसलिए कंफ्यूज्ड आपको नहीं रहना है। कई बार हमारे मन में ये रहता है कि भाई यूनिट 1 यूनिट ऐसा, ये ग्रेजुएशन या 12th की पढ़ाई नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को आपको करके जाना है। उन सभी चैप्टर्स में कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सारे चैप्टर्स को खत्म करिए, उसको रिवाइज करिए, उससे क्वेश्चन बनाइए, प्रश्न सॉल्व करिएगा, तो आपको जो है लाभ होगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आज का जो गाइस हमारा यूनिट है बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा हमारा एक यूनिट है, जो कि बहुत प्रासंगिक भी है आज के समय में। पर्यावरण को लेकर के हम सभी लोग बड़े कॉशस हैं, बड़े अलर्ट हैं, अवेयर हैं, सजगता हम सभी में है कि पर्यावरण को बेहतरीन कैसे किया जाए, अच्छा कैसे किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए, सस्टेनेबिलिटी कैसे, उसमें स्थिरता कैसे आए। क्योंकि आप देख रहे हो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन की वजह से तमाम तरह की बीमारियां और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल में कमी, ऑक्सीजन के क्वालिटी में कमी, एयर के क्वालिटी में कमी, पानी का गंदा होना, पानी है लेकिन पी नहीं पा रहे, पोर्टेबल वाटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं गाइस मानव का जो जीवन है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। मानव को पर्यावरण से आप अलग नहीं कर पाइएगा। जैसे इंसान को उसके फीलिंग से आप अलग नहीं कर पाएंगे, इंसान को आप इमोशन से अलग नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अलग नहीं कर सकते, हम कोशिश करते हैं कई बार हम अलग करने का, है ना। एक वो था ना, क्या नाम था उनका, जो बहुत अच्छा डांस करते थे, उनका नाम क्या था, कोई बता सकते हैं? हॉलीवुड के बहुत अच्छे डांसर थे जिन्होंने पूरा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा लिया था। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। सर माइकल जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन बहुत बड़े हिप हॉप स्टार थे ना, भारत के नहीं पूरे विश्व के। कोई भारत का स्टार होता है तब वो मतलब अपने आप को भूल जाता है कि वो इंसान है। अगर कोई भारत का सुपर स्टार हो जाए, जैसे मान लीजिए हनी सिंह है या मान लो अरिजीत सिंह, जो भी है बड़े, तो वो तो मतलब जिसका नाम अभी आपने बोला, क्या बोला, मैं भूल गया फिर, सर क्या बोला माइकल प्लीज एक माइकल बार। जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन जो थे वो तो पूरे विश्व के मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। आप सोचिए कि वो मतलब कितने बड़े स्टार थे, है ना। तो उनको इस चीज का गुमान हो गया कि मेरे पास इतना मतलब फेक फैन फॉलोइंग है, मेरे पास इतने फॉलोअर है, इतने प्रशंसक है, इतना पैसा है, इतना धन है, इतना शोहरत है, कि उनको लगा कि मैं 150 साल जीऊंगा, 200 साल जीऊंगा। ऐसा उनका अरमान था कि मैं अपने पैसे को यूज करके, अपने ताकत को यूज करके 200 साल, 150 साल जीऊंगा। ऐसा उनका मतलब एक उनका सपना था, ऐसी उनकी चाहत थी। तो उन्होंने क्या किया, पैसा तो बहुत था उनके पास, पूरे विश्व में मतलब फेमस थे, इतना बड़ा डांसर वो था। तो उसने क्या किया कि अपने साथ पूरा एक मेडिकल का टीम रखता था,
यानी 50-60 तो डॉक्टर रखता था जो एक्सपर्ट, इसके अलावे मान लीजिए कि हमारे जैसे 10-15 लोगों को रखता था कि कभी मान लीजिए ब्लड का जरूरत पड़ गया, किसी को हार्ट, मान लो कि इसका हार्ट फेल हो गया तो हार्ट निकाल के लगाना है, लंग्स फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, मतलब इस तरह के कई लोगों को वो अपने साथ रखता था घर पे एनी टाइम, अपने संपर्क में, कभी भी मेरे शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो तुरंत मेरा ट्रांसप्लांट हो सके, तुरंत मेरे को ब्लड चाहिए तो ऐसे 10 लोग खड़े हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो डॉक्टर उसकी टीम में खड़े हैं। तो इस तरह का वो व्यक्ति था, लेकिन मतलब उसने इतनी व्यवस्था बना रखी थी। ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ उसके बारे में, है ना, ऐसी थी। लेकिन आपको पता है ही डाइड एट 50 साल की उम्र में। वो जो है माइकल जैक्सन, वो मर गए। तो सब जब वो मरे, अभी मुझे लगता है 10-12, तो सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, तब ये सब चीज सामने आया कि वो इतना बड़ा स्टार था कि उसने पूरी अपनी टीम रखी हुई थी अपने साथ, जिसको वो लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज देता था। उसका मतलब पूरे टीम का काम यही था कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब पानी भी पीता था तो उसका टेस्टिंग होता था, है ना। तो क्या है गाइस कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता। मनुष्य हो सकता है क्या? किसी के पास मान लीजिए अब मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास बहुत संसाधन है, तो क्या वो अमर हो जाएंगे? एक समय के बाद उनको जाना ही है। आप कितना भी ताकतवर हो जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं, और जो प्रकृति है उसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे माइकल जैक्सन ने कोशिश किया प्रकृति को चैलेंज करने का, उसने पूरी व्यवस्था लगा दी, उसका कोई कमी ही नहीं था, अरबपति था वो, डॉक्टर वगैरह तो उसके आसपास घूमते थे, तो इतना सारा टीम रखा था। बट ही डाइड एट 50, बहुत कम एज में मर गया। उसने अपने बॉडी का कितना बार सर्जरी करा लिया ताकि मैं दिखने में अच्छा लगूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि प्रकृति को हम कभी भी हरा नहीं सकते। तो प्रकृति क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण को अब जैसे क्या हुआ कि समय के साथ डेवलपमेंट होने लग गया। लास्ट 25 ईयर्स में आप देखिए, अगर आप भारत को भी देखिएगा तो पिछले 25 साल में, यानी 21वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर और अभी तक हमने पर्यावरण को खूब दूषित किया, खूब उसका विनाश किया। पेड़ काटे कि अपार्टमेंट बना देंगे, नदियां गंदी कर दी, है ना, कि भाई नदी क्या है, बेकार की चीज है, छोड़ो इसको, हटाओ, यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री बना देते हैं, बड़ा यूनिवर्सिटी बना देते हैं। तो हमने पिछले 25-50 साल में, यानी आजादी के बाद आप देखिएगा तो लास्ट 50 ईयर्स में हमने खूब मतलब तबाही मचाई है, बिना ये समझे कि भाई पर्यावरण तो हमारे शरीर का अंग है। मनुष्य बिना पर्यावरण के रह पाएगा क्या? अगर आज हमने तालाब तालाब हमारे खत्म हो गए, पोखरा, या मान लीजिए जो भी वाटर के जितने सोर्सेस हैं हमने उसको खत्म कर दिया, तो हमें तो पानी कहाँ से लाएंगे? आज देखिए पानी इतना महंगा हो गया। ऑक्सीजन फ्री में मिलता था, ऑक्सीजन का भी पैसा देना पड़ रहा है। एयर प्यूरिफायर आ गया, वाटर प्यूरिफायर आ गया, इतनी दिक्कत है। तो ऐसे में गाइस पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसको आप अपने जीवन से मतलब अलग करके नहीं देख सकते। मतलब वो हमारे साथ मतलब साइमल्टेनियसली समानांतर चलेगा। जब तक आप जीवित रहिएगा ना, जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक पर्यावरण जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार विक्रम बेताल विक्रम का पीछा नहीं छोड़ता था, विक्रम और बेताल एक ही साथ, उसी प्रकार से पर्यावरण, पर्यावरण को हम लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उसका रक्षा करना पड़ेगा, उसको संरक्षित करना पड़ेगा, उसको कॉन्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप इन्वायरमेंट को कॉन्जर्व और प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है ना। तो ऐसे में गाइज ये जो यूनिट है ये बहुत अच्छा यूनिट इसलिए है क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है। आज के समय में क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी में किस तरह की चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के ये हमारा पूरा यूनिट, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन भी साझा कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि आपके पास मानव विकास तथा पर्यावरण ये है। इसलिए इस यूनिट का नाम भी ऐसा है, आप देख सकते हो गाइज कि इस यूनिट का नाम भी ऐसा है कि मानव, मानव के साथ साथ उसका विकास और पर्यावरण। यानी जहां मानव समाज होगा वहां विकास होगा। जहां पे 10-15 लोग बस जाएंगे ना, वहां खुद ब खुद सड़क बन जाएगा, खुद ब खुद मान लीजिए कि बिजली आ जाएगी, घर बनने लग जाएगा, बहुत तरह के संसाधन हम लोग जुटा लेते हैं। ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, वहां कोई नहीं रहता, जंगल है, वहां जाकर के 10-15 लोग घर बना लेंगे तो खुद ब खुद वहां पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग, विकास हमारे साथ साथ चलता है। जहां पे ह्यूमन सोसाइटी बसेगी वहां डेवलपमेंट होना ही होना है, इसलिए इसका नाम है मानव विकास तथा पर्यावरण। पर गाइस हम डेवलपमेंट करते हुए ना ये भूल जाते हैं कि पर्यावरण भी हमारा दोस्त है। पर्यावरण भी क्या है? हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट है। आप डेवलपमेंट करेंगे, आपको लग रहा है कि आपने घर में एसी लगा लिया तो आपको पेड़ का क्या जरूरत है। मान लीजिए कि हम लोग अपने घर में एसी लगा लेते हैं तो हमें लगता है ठीक है यार एसी है ही, एसी जो है ही, क्या दिक्कत है, बाहर पेड़ में मुझे नहीं सोना, पेड़ के नीचे, पेड़ का हवा आए चाहे ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है, एसी तो है ही।
और गाइस जब बिजली चली जाती है, आपका ट्रांसफार्मर जल जाता है, कुछ दिक्कत दो तीन, मान लीजिए कि घंटा तो ऐसा लगता है जान चला जाएगा। जिसको एसी का एडिक्शन हो गया है, एसी के बिना रह नहीं पाते, ऐसे हमारे कई लोग आजकल हैं जो एसी के बिना नहीं सो पाते, नहीं रह पाते। अगर अभी रात में 10:30 बज रहा है, उनके घर की बिजली चली जाए और कल सुबह 7 बजे आए, तो हो सकता है कि वो आधे पागल हो जाएंगे। आज के समय की ये बहुत एक बड़ी सच्चाई है, आधे पागल हो जाएंगे वो। मतलब उनको लगेगा हम क्या कर दें, है ना, क्या कर दें, ऐसी स्थिति। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि डेवलपमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एडिक्शन भी हो रहा है ना। और बाहर आपने पर्यावरण को छोड़ा नहीं तो कहाँ जाओगे, है ना। तो संसाधन ठीक है, डेवलपमेंट हम समय के साथ मान लीजिए रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं, कई तरह की व्यवस्था बना रहे हैं, वो सब बात अपने जगह पे ठीक है, लेकिन पर्यावरण को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पर्यावरण यूनिवर्सल है, पर्यावरण इटर्नल है, पर्यावरण कभी खत्म नहीं होगा। आपका एसी आज है, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, है ना। आपका फ्रिज आज है, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, और तमाम तरह की बीमारियां भी आपको देके चला। लेकिन जो पर्यावरण है वो हमेशा आपको ब्लेस करेगा, पर्यावरण आपको कभी खराब नहीं करेगा, वो हमेशा आपका साथ देगा, है ना। इसलिए हम लोग नेचर को भी गॉडेस कहते हैं ना, गॉडेस नेचर। हमारे इंडिया में नेचर को क्या कहा जाता है, गॉडेस। प्रकृति को भी माता का उपाधि दिया गया है, क्योंकि प्रकृति हमें क्या करती है, रहने का जगह देती है, सांस लेने, मतलब बहुत तरह की चीजें देती है जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। बट अब क्या हो गया, मनुष्य को ये लगने लगा कि भाई हम प्रकृति को चैलेंज करते हैं। जब इंसान के पास बहुत कुछ हो जाता है ना, तो इंसान अपने आप को समझता है भाई हम सर्वशक्तिमान है, जैसे रावण अपने आप को समझता था। रावण को इस चीज का घमंड हो गया कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता है, ऐसा उसको घमंड हो गया। ऐसे ही आजकल इंसान में भी हो जाता है। इंसान के पास, तो इंसान ने क्या किया, इस घमंड में आके पर्यावरण को तहस नहस करना शुरू किया। अपार्टमेंट, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पेड़ वगैरह को तो कुछ समझते ही नहीं, भाई पेड़ क्या है, बेकार है, जगह ले रहा, हटाओ, यहाँ कुछ बना दो, रेंट आएगा। आप अभी भी गांव वगैरह में जाइएगा, अभी भी स्टिल टुडे, तो अभी भी वहां पे आपको बड़े बड़े बागान मिल जाएंगे आम के पेड़ के। और भी शहरों में क्या होने लग गया कि भाई धीरे धीरे लोगों को लगा कि एक पेड़ लगा हुआ है, इससे क्या फायदा हो रहा है, इसको काटो, यहाँ पे कुछ बना दो, कमरा बना दो, रेंट तो आएगा 5,000। बड़ा सा बागान है, हटाओ इसको, इंडस्ट्री बना दो, कम से कम रेंट तो आएगा। तो कहने का मतलब हमारा सोच बदला। ऐसे में हमने क्या किया, पैसे के चक्कर में, एक लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, हमें लगा कि पेड़ क्या दे रहा है हमको, पेड़ से मिलता क्या है, छांव तो हमें घर से भी मिल जाएगा, घर के घर में रहो ना, छांव मिल जाएगा, हवा तो पंखा भी देता है, पानी तो हम लोग मान लो खरीद के पी ले रहे हैं। मतलब ऐसे में हमने पर्यावरण को, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो हम सभी लोग झेल रहे हैं। आज का समय तो इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। आज कौन नहीं परेशान है, हम सभी लोग। अभी कोई बता रहे राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, आने वाले समय में गर्मी देखो कितनी बढ़ रही है ना। तो अब ये तो एक भूमिका हो गई कि पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। इसके साथ ही साथ गाइस अब क्या है कि 1969 में क्या हुआ कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र कहते हो ना, तो संयुक्त राष्ट्र क्या है, पूरे विश्व की चिंता करता है। जैसे यूएन जो है उसके मेंबर करीब 195 देश हैं, पूरे विश्व में करीब करीब मान के चलिए कि 205 देश हैं, उससे भी ज्यादा 205 के आसपास मान के चलो कि पूरे वर्ल्ड में इतने कंट्री हैं 205, उससे भी कुछ ज्यादा छोटे मोटे मिला के। तो उसमें से करीब सारे देश किसके सदस्य हैं, यूएन के, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, हमारी आपकी चिंता करता है। भारत को क्या दिक्कत है, पाकिस्तान को क्या दिक्कत है, बांग्लादेश को क्या दिक्कत है, अरब को क्या दिक्कत है, फ्रांस को क्या दिक्कत है, तो जो प्रॉब्लम होता है उसको सलाह देता है, मदद करता है, ऐसे एक गार्जियन बॉडी है। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिसर्च कराया पूरे विश्व में, और वो रिसर्च क्या था, पर्यावरण आधारित था। और उस रिसर्च में ये सामने आया कि अभी तक के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति कभी भी पर्यावरण की नहीं रही, अभी तक के मानव इतिहास में। आज से हजारों साल पीछे चले जाइएगा तो अभी जो पर्यावरण की स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति पर्यावरण की मानव के इतिहास में कभी नहीं रही, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं रहा। और ये बहुत ही चिंतनीय विषय उन्होंने बताया, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ह्यूमन सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें जो रहने के लिए, मान लो धरती पे हम क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल है, जमीन है, पानी है, इसलिए ना रहते हैं। चंद्रमा पे इतना दिन से रिसर्च चल रहा है, कहाँ रह पा रहे हैं। मंगल ग्रह पे इतना दिन से हम लोग चाह रहे हैं कि चले जाएं, कहाँ रह पा रहे हैं, क्योंकि भैया पानी नहीं है ना, वहां पे ऑक्सीजन उस तरह का नहीं है ना, कहाँ से रहोगे। पृथ्वी पे इसलिए रहते हो क्योंकि पृथ्वी पे पर्यावरण है, पृथ्वी पे पानी है, पृथ्वी पे जमीन है, पृथ्वी पे पेड़ पौधा है, हवा है, यानी कि इंसान के रहने लायक हर चीज है, तब ना रह पा रहे हो।
और जो चीज हमारे रहने के लायक है आप उसको खत्म कर दीजिएगा, ये सोच करके कि चलो ना हम टेक्नोलॉजी से काम चला लेंगे। टेक्नोलॉजी कितना दिन चलता है, 2 साल 4 साल 10 साल, उसके बाद कहाँ जाइएगा। आप पेड़ काट रहे हो इसी चक्कर में ना कि मेरे घर पे एसी लगा हुआ है, या मेरे घर पे पंखा है, या मेरे पास छत है, हमको पेड़ का जरूरत नहीं है। कितना दिन चलेगा ये सब, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, उसके बाद कहाँ जाइएगा आप, पेड़ तो खत्म हो गए, पानी कहाँ से लाएंगे आप पीने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को गाइस यूएन ने एक बहुत ही बताया कि ये तो बड़ा ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 20 50 साल में तो मतलब कि मानव बस्ती खत्म हो जाएगा इस धरती, इतनी बीमारियां हो जाएंगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखो ना कि हम लोग कहाँ इतनी गर्मी बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अभी अगर 50 डिग्री 49 डिग्री रह रहा है तो हम कहाँ कुछ काम कर पा रहे हैं। आप, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें लगता है छोड़, मतलब यही लगता है भाई कैसे करके थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा पंखा में बैठ जाए, एसी में बैठ जाए, कूलर में बैठ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, आने वाले समय में तापमान और बढ़ेगा, 50 है 52 चला जाएगा, 53 चला जाएगा, तो क्या करोगे आप, क्या काम कर पाओगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यूएन ने क्या किया, एक बैठक बुलाया, एक मीटिंग बुलाया सभी देशों का 1970 में, और उस मीटिंग में क्या किया, पूरे विश्व को इससे अवगत कराया, है ना। हाँ, इसलिए गाइस, और क्या कराया कि पूरे विश्व के तमाम देशों को यूनाइटेड नेशन ने मीटिंग बुला करके इससे अवगत कराया कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, सतर्क होने का समय है, एक्शन में आ जाइए और पर्यावरण से जीरो कॉम्प्रोमाइज करिए। तो इसको लेकर के भारत भी तो हिस्सा है ना यूनाइटेड नेशन का, तो भारत को भी कुल 8 लक्ष्य दिए गए सन 2000 में। सन 2000 में भारत को भी कहा गया कि हम आपको 8 गोल यानी लक्ष्य दे रहे हैं, इन 8 लक्ष्यों पे आप काम करिए, आने वाले 15 साल तक इसको कंप्लीट करिए। यानी सन 2000 में भारत की सरकार सल्तनत ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, और 15 साल यानी 2015 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया कि ये सारे 8 लक्ष्यों पे आप काम करिए ताकि आपका पर्यावरण का स्थिति आपके देश में अच्छा हो। क्योंकि पर्यावरण का ही सिर्फ भारत की चिंता नहीं है, अगर चाइना के बीजिंग शहर में प्रदूषण होगा भारत भी उससे प्रभावित होगा, पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रदूषण होगा तो दिल्ली भी उससे प्रभावित होगा, नेपाल के काठमांडू में अगर प्रदूषण है तो मान लीजिए चाइना भी उससे प्रभावित होगा। तो क्योंकि पर्यावरण को नहीं पता कि भैया ये भारत है कि पाकिस्तान है कि अरब है कि एमिरेट्स है कि नेपाल है कि बांग्लादेश है या मॉरिशस है कि मालदीव है, उसको नहीं पता। वो तो पर्यावरण है, वो तो प्रकृति है, उसको क्या पता, बाउंड्री तो हमने दिया ना। तो अगर चाइना प्रदूषित होगा तो भारत भी उससे प्रभावित होगा, भारत अगर प्रदूषित होगा तो बांग्लादेश भी उससे प्रभावित। तो ये एक वैश्विक चिंता है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। इसमें सिर्फ भारत को काम करने से नहीं होगा, चाइना काम करने से नहीं होगा, पूरा विश्व जब ताल से ताल मिलाएगा ना, जब ताल से ताल मिला के एक साथ काम करेगा तब जाके रिजल्ट आएगा। तो इसको लेकर के मीटिंग बुलाई गई, भाई सब मिलके काम करो। तो भारत को सन 2000 में पर्यावरण को देखते हुए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए कुल 8 बातें बोली गई, कहा गया भैया इसको फॉलो करो, इस पे काम करो। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या था गाइस, ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, हिंदी में क्या कहते हैं, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य। तो इसका उद्देश्य क्या था, पहला कि गरीबी को कम करना, भूखमरी को कम करना। आपको पता है भारत में तो अब चलो हालात बहुत अच्छे हुए, अगर आप सन 2000 में जाइएगा तो हमारे पास 2 टाइम का खाना भी बहुत मैक्सिमम लोगों को नसीब नहीं होता था। अब स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है पहले के मुकाबले। अभी भी ऐसा नहीं है कि 100% पॉपुलेशन को गरीबी खत्म हो गया और भूखमरी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले हमने कुछ बेहतर किया है। तो उस समय में तो पॉवर्टी बहुत बड़ा इशू था, गरीबी, 10 में से 7 बंदा गरीबी था भारत का, एक आध ठीक ठाक जिंदगी जीता था, ऐसी स्थिति थी। हंगर मतलब भूखमरी भी बहुत थी, खेती इतनी होती थी पर फिर भी हम सबका पेट नहीं भर पाते थे, ये स्थिति थी। दूसरा था कि हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है, कि भाई हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर करना, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा, तो इसको बेहतर करना। जेंडर इक्वालिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था गाइस, तो उसको कि भाई जेंडर इक्वालिटी का जो मसला है, यानी कि लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का क्या मतलब। अब देखिए हम हर चीज में क्या है ना, मनुष्य बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मनुष्य थोड़ा बायस हो जाता है ना। अब एक जमाने में क्या था गाइस, एक जमाने में था कि भाई बेटा ही पैदा करो, क्योंकि बेटी का पैदा करना बहुत तरह की बात उसमें आ जाती थी कि शादी होगा, दहेज होगा, है ना, बेटा होगा तो आगे वंश चलेगा, हेरिडिटी चलेगी। तो भारतीय समाज बड़ा बायस रहा है,
एक जमाने में ये था कि बेटा ही पैदा हो, मतलब बेटा पैदा करने के लिए लोग 5-5 बच्चे पैदा, कोई मान लीजिए 4 बहन हो गई, 5 बहन हो गई, 6 बहन हो गई, अभी तक कि भैया बेटा होगा, किसी को हो गया, किसी को नहीं हुआ, 10-10 बेटी हो गई, सॉरी हाँ, मतलब बेटा पैदा हो। अब आज के समय में क्या हुआ, अब आज के समय में चीजें बदल गई। अब हमने महिला सशक्तिकरण पे काम करना शुरू किया, तो महिला के प्रति समाज जो है बड़ा ये हो गया, अब पुरुष बेचारे बनते जा रहे हैं। मतलब महिला सशक्तिकरण पे हमने काम किया ना, पिछले 10-15 सालों में खूब काम किया, खूब प्रमोट किया, बहुत तरह की चीजें की। अब स्थिति ये हो गई कि अब पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड होने की स्थिति में आ रहा है। तो भारतीय समाज हमेशा से बायस रहा है, कभी पुरुषों के लिए कभी महिला के लिए। यहाँ पे इक्वालिटी कहने के लिए अगर आप क्रिटिकली देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं बायसनेस रहती है। हम किसी, क्योंकि हम लोग बड़े भावुक लोग हैं, हम बड़े इमोशनल लोग हैं। भारत एक बड़ा सेंटिमेंटल कंट्री है। अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो एकदम भावना के साथ जुड़ जाइएगा, और मुझे अगर आप छोड़िएगा तो भावना बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। तो ऐसा, तो जेंडर इक्वालिटी एक बड़ा मसला रहा। तो उस पर भी ये भी एक पर्पस था कि भाई आप अपने यहाँ पे मेल पुरुष जो सेक्स रेशियो है मेल और फीमेल का, उसको ठीक करिए। अगर 100 पुरुष पैदा हो रहा है तो 100 महिला भी पैदा हो, ऐसा गर्ल और बॉय का ठीक ठाक रेशियो रहे, पर्यावरण की सततता मेंटेन रहे। यानी ऐसा, क्योंकि देखो पेड़ लगाने में, एक पेड़ बड़ा होने में 30-30 साल लग जाता है। एक पेड़ को बरगद के जैसा बनने में 40 साल 50 साल लगता है, और काटने में एक दिन 1 से 2 घंटा में कट जाता है। पहले तो मान लीजिए 1-2 घंटा, अब तो मशीन आ गया, 5 मिनट में काट देगा। जो बड़ा बड़ा बरगद के समान पेड़ है, बरगद के समान जो 50 साल पुराना पेड़ है, उसको 50 साल लगा बनने में, और काटने में आजकल ऐसा ऐसा मशीन आ गया ना कि पलक झपकते काट के निकल जाएगा। मशीन आएगा, लगेगा, विद इन अ सेकेंड काटेगा, निकल जाएगा। और उसको बनने में कितना साल लगा? 50 साल। तो ये बहुत बड़ा विषय है गाइस, पर्यावरण सततता, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कि आप पर्यावरण को, मतलब उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि अगर आपने पेड़ लगाए, जंगल बसाया, तो उसको भाई जिम्मेदारी लो कि मैं इस जंगल को कटने नहीं दूंगा अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे लाभ लोभ के लिए। वो रहेगा, उसको मेंटेन रखना है, उसमें फिर कोई फायदा नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, वो जंगल है तो जंगल रखना है। और ग्लोबल पार्टनरशिप, तो ये सारे गाइस हम कह सकते हैं, है ना, ये जितनी चीजें हैं, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि वैश्विक साझेदारी। जैसे मान लीजिए कि भारत अपनी साझेदारी करता है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ये भी बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि जरूरी नहीं है गाइस कि मेरे पास हर कुछ हो। इसलिए टीम वर्क, जैसे हम लोग, मैं आपको हर दिन कहता हूं कि हम लोगों को टीम में काम करना चाहिए। मेरे पास सब कुछ नहीं है, हो सकता है मेरे पास कुछ हो, कुछ सरिता मैम के पास हो, कुछ आकाश जी के पास। हम लोग अगर मिल जाएंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे। मैं अकेले क्या कर पाऊंगा, आप अकेले क्या कर लीजिएगा। एक ऐसी गाइस देश पे भी लागू होता है, भारत अकेले क्या कर लेगा। बहुत चीजें भारत के पास नहीं है लेकिन जापान के पास है, जापान हमको दे दे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत चीज हमारे पास है लेकिन मान लिया बांग्लादेश के पास नहीं है तो हम उसको दे देते हैं, चलो भाई आप भी कल्याण, आपका भी कल्याण हो, मेरा भी हो जाए। तो ग्लोबल पार्टनरशिप, वैश्विक साझेदारी भी हमें करना चाहिए। तो ये कुछ पर्पस है, ये हमें यूएन ने सुझाया, ये 4-5 बातें हमें बोला कि आप काम करो ये सारी चीजों पे। ये जितने पॉइंट्स हैं, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण सततता, वैश्विक साझेदारी विकास के लिए, इन सारे विषयों को आपको ठीक करना होगा। क्योंकि उस जमाने में गाइस ये सब बड़ा मसला था, विषय था 2000 में। अब तो चलो हमने इस पे काम किया तो चीजें अब बहुत बेहतर हुई हैं पहले के मुकाबले, ठीक है। अब एक एक करके गाइस चीजों को हम देखते हैं। जैसे पहला जो, अब लक्ष्य की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से गोल्स हमें दिए गए, ऐसे कौन कौन से लक्ष्य थे जो हमें पूरा करने के लिए कहा गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और वो भी कितने साल में? 15 साल के अंदर, 2015 तक इसको पूरा करिए, ऐसा कहा गया। जिसमें पहला कहा गया कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब जो एकदम, जहां पे एकदम विकराल स्थिति है, मतलब 2 टाइम तो छोड़िए, 1 टाइम के खाने पे भी आफत है, जहां पे हफ्ता में कभी खाना मिल रहा है नहीं, ऐसी स्थिति थी ना भारत में, कई जगह ऐसी स्थिति। इवन अभी भी गाइस इंडिया के कई सारे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो ऐसी गरीबी आपको देखने को मिल सकती है, जहां 2 वक्त का रोटी नहीं है आज भी। मान लीजिए खाना पेट भर के नहीं मिल रहा है, ऐसा आज भी कई सारे भारत के डिस्ट्रिक्ट आपको, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्यों में कुछ ऐसे जगह मिल जाएंगे आपको, गांव वगैरह, जहां आज भी बहुत गरीबी है, ठीक है। तो इस चीज को गाइस हमें कम करना होगा, यानी भूखमरी को कम करना होगा, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने होंगे,
खाद्य संबंधित प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। इसीलिए तो आप देखते हो ना, खाद्य सुरक्षा योजना भारत सरकार चलाती है। फूड सिक्योरिटी बिल आया था जिसमें कहा गया कि 1 रुपए में आपको गेहूं मिलेगा, 1 रुपए में चावल मिलेगा, सरसों का तेल मिलेगा, केरोसिन ऑयल मिलेगा। यानी जीने के लिए जो चीज जरूरी है, जीने के लिए क्या जरूरी है, तो चावल, आटा है तो रोटी बन जाएगा, सरसों का तेल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, बाकी आलू टमाटर आप फसल करके उपजा ही लेते हो, तो कम से कम खाने खाने के लिए तो होगा। इवन अब मुफ्त में भी सरकार अभी भी बांटती है ना, फूड सिक्योरिटी चलता है। तो जो भी मान लिया भारत में गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग आते हैं उनको तो मुफ्त में मिलता ही है ना, मुफ्त अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आपको पता है, मिलता है। तो मुफ्त अनाज मिलता है, इससे क्या हुआ कि सरकार मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी ले ली कि भैया आपको खाने पीने की चिंता नहीं करना है, आपका जो रोटी और दाल का चिंता है वो हम करते हैं, आप आगे सोचो, आगे देखो क्या कुछ मजदूरी या कुछ काम धाम मिल जाए तो काम करके पैसा कमाओ और अपने परिवार को मतलब भरण पोषण करो। क्योंकि खाना तो मतलब हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हम सब लोग क्यों मेहनत करते हैं, अपने पेट के लिए। अगर हम आप इमेजिन करो हमारे पास पेट नहीं होता तो हम इतना मेहनत करते। अगर मेरे पास पेट नहीं होता, आपके पास पेट नहीं होता, तो आप इतना मेहनत करते, इतना पढ़ते। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना, इसलिए मेहनत करते हैं भाई कि हमारा पेट चले। पेट मतलब कि हमारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो। पेट माने जरूरत, नीड, रिक्वायरमेंट। तो पेट का भरना यानी भोजन तो मिले, इसके लिए सरकार आगे आकर के कई सारे प्रोग्राम चलाना स्टार्ट किया ताकि भारत में कोई भूखा ना सोए। भूखे आप उठो पर भूखे सो ना, इसकी चिंता सरकार ने की। दूसरा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, साक्षरता का दर भी भारत में बड़ा कम था और सरकार उतना ध्यान भी नहीं देती थी एजुकेशन के ऊपर, जैसे तैसे चल रहा था मामला। तो ये कहा गया कि प्राइमरी स्कूल बनाओ, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास 1 से 5, नर्सरी से 5। तो ये 2000 के बाद से मतलब ऐसा, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनकी एक योजना थी कि एक गांव एक स्कूल। मान लीजिए कि एक गांव है, एक गांव में मान लीजिए 100, 150, 200 घर है, तो एक गांव में एक स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल। ऐसा करके भारत में जितने गांव हैं, मान लीजिए 50,000 गांव हैं, तो 50,000 स्कूल खुला। प्रत्येक गांव में एक स्कूल आपका, खास करके प्राइमरी माने प्राथमिक विद्यालय, उसका कॉन्सेप्ट आ गया। इससे क्या होगा गाइस कि कम से कम बच्चा 5 क्लास तक तो पढ़ लेगा। अच्छा, 5 क्लास तक आप पढ़ लीजिएगा तो नाम लिखना आ जाएगा, सिग्नेचर करना आ जाएगा, बातचीत करना आ जाएगा। 5 क्लास तक पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। कम से कम अनपढ़ तो नहीं रहेंगे, इलिटरेट तो नहीं रहेंगे। दूसरी बात की पहले क्या था, दूर दूर जाना पड़ता था। अब आप जहाँ रहते हैं वहां से 5 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, तो लोगों को लगता था छोड़ो यार कौन जाएगा। अब आपके घर के पास स्कूल हो गया, क्योंकि एक गांव एक स्कूल, तो आपके गांव में स्कूल है ना। उसके बाद खिचड़ी योजना भी आ गया ना, जो भी मिड डे मील चल रहा है उसी टाइम पे आया था खिचड़ी योजना। तो पहले उस टाइम थर्सडे को खिचड़ी और चोखा मिलता था, खिचड़ी चोखा और उसमें मिर्च। थर्सडे सिर्फ बृहस्पतिवार को मिलता था, जो आगे चल के पूरा हफ्ता फिर हो गया, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया ना मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। तो सरकार ने चलाया कि भाई इसी बहाने बच्चा आएगा कम से कम थाली और लोटा लेकर के। पहले तो थाली और लोटा लेकर के जाता था जब हम लोग पढ़ते थे छोटे में। हालांकि मुझे इसका लाभ कभी मिला नहीं, लेकिन मैं देखता था कि शुरुआती दौर में आप थाली और लोटा लेकर के जाते थे या ग्लास। अपने थाली में आपको खिचड़ी खाना है, फिर थाली अपना धोइए और घर जाइए। अब तो आपको शायद स्कूल में ही मिल रहा है थाली लोटा, ऐसा कुछ हो गया है, शायद स्कूल में ही मिलता है। तो इस ये दूसरा हो गया कि प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि गाइस प्राथमिक शिक्षा आपका ठीक होगा, तंदुरुस्त होगा, दुरुस्त होगा, तो भैया ऐसे ही लोग फिर आगे पढ़ने की इच्छा रखेंगे, आगे स्कोप बनेगा, पढ़े लिखे होंगे तो अपने लिए कुछ जुगाड़ व्यवस्था बनाएंगे। तीसरा कहा गया जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमन, यानी लैंगिक समानता को प्रमोट करना। लैंगिक समानता, जैसे मैंने कहा कि अब एक जमाने में मान लीजिए कि भ्रूण हत्या का मामला बहुत था भारत में। भ्रूण हत्या यानी कि पेट में ही अल्ट्रासाउंड करके पता लगा लिया जाता था कि बेबी गर्ल है कि बॉय है। बेबी मतलब जो बच्चा है वो गर्ल है या बॉय है, वो पहले इसको समय के साथ गैर कानूनी भी बनाया गया इसी रीजन से। अब मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी में आपको पता लग गया कि फीमेल चाइल्ड है, आपने क्या किया, पता लगते ही कहानी खत्म कर दिया वहीं पे, दुनिया में आने से पहले ही उसको मतलब एबॉर्शन जिसको आप कहते हो वो करा दिया। ये केसेस बहुत बढ़ने लग गए। आलम ये हुआ कि हरियाणा जैसे राज्य में 1000 पुरुष पे 750 महिला हो गई। बिहार में 1000 पुरुष पे 700, 720, ऐसे मतलब प्रत्येक 1000 पे 200, 250, 300 का गैप।
मान लीजिए कि 1000 पुरुष पे 700 महिला, 1000 पुरुष पे 720 महिला, माने 200, 300 का गैप। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है। तो ऐसे में गाइस कैसे काम चलेगा? जितना महिला है उतना पुरुष चाहिए, तभी तो समाज में बैलेंस होगा ना, वरना संतुलन कैसे आप बनाएंगे? समाज ये तो प्रकृति ने बनाया है ना, इस मान लीजिए प्रकृति का है ना, तो समाज में जितना महिला उतना पुरुष, आप इम्बैलेंस नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इम्बैलेंस करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत नुकसान हमें हुआ। तो उसको लेकर के भी आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने समय के साथ कई योजनाएं चलानी स्टार्ट की। अब तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मान लीजिए कि अब तो जैसे मोदी जी आए, तो मोदी जी ने और भी इसको प्रमोट किया, इस मुहिम को। अब ये है कि भाई आप अपने घर की किसी महिला के नाम पे जमीन खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी है। आप अपने घर की महिला के नाम पे एलपीजी सिलेंडर वगैरह लीजिएगा तो उस पे सब्सिडी है। यानी आप अगर कोई भी काम करते हैं और अपने घर की महिला, जैसे अपनी माँ के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, ऐसा, तो आपको बहुत तरह का सुविधा मिलने लग गया, सब्सिडी मिलने लग गया। तो लोगों को भी लगा कि यार चलो फायदा मिल रहा है, करवाते हैं। तो स्थिति समय के साथ ऐसी हुई कि स्थिति बदली, समाज का सोच बदल रहा है, क्योंकि महिलाएं मान लीजिए मजबूत हुई, सशक्त हुई, उनका एजुकेशन भी होने लग गया, कई तरह के फेलोशिप, स्कॉलरशिप, जॉब, है ना, मतलब सरकार ने दरवाजे खोल दिए अपॉर्चुनिटीज के। तो वुमेन्स को भी काफी प्रमोट। तो इससे अब क्या हुआ गाइस कि जो पढ़ा लिखा पॉपुलेशन है, अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो रहा है कि बेटी हो रहा है। अगर बेटी भी है तो भी ठीक, बेटा है तो भी ठीक, ऐसा कोई मतलब कि ऐसा भाव नहीं है। जो लिटरेट पॉपुलेशन है, कुछ जगहों पे अभी भी ऐसा है, पर बहुत जगहों पे अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़कियां मजबूत हो रही हैं, जॉब कर रही हैं, है ना। तो समय के साथ स्थिति बदली, ठीक है, लेकिन ये बदलने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रयास किए, कई तरह की योजनाएं चलाई, समय लगा, लेकिन धीरे धीरे समय चीजें बदली। चौथा गाइस, यूएन ने हमें क्या कहा था, चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी शिशु मृत्यु दर, हिंदी में क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। आपको ये जान के एक ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ पे, जैसे जब आप 1970 या 60 के दशक में जाते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट वाला जनरेशन था, हमारे ग्रैंड या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वाला, तो उस समय आप सुनते होंगे कि मेरे दादाजी के 10 भाई थे, 8 बहन भी थी, माने एक परिवार में 10-10, 18 बच्चे, ऐसा आप सुनते होंगे, भारत में ऐसा होता था। इसके पीछे गाइस एक मेडिकल रीजन भी था। पहले पहले इतने बच्चे होते, इसका एक मेडिकल रीजन क्या था पता है? कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जो डिलीवरी होता था ना, वो सही से तो हो नहीं पाता था। ऐसे ही कोई गांव की महिला जो आपके घर के आसपास रह रही है, थोड़ा बहुत अनुभव है, तो वही डिलीवरी करती थी बच्चा पैदा करने में। तो मान लीजिए 10 बच्चा पैदा होता था, तो उसमें मैक्सिमम बच्चा 2 साल के पहले एक्सपायर हो जाता था। मान लीजिए कि बच्चा पैदा हुआ तो सही तरीके से हो नहीं पाया, क्योंकि कोई हॉस्पिटल थे नहीं, डॉक्टर था नहीं, इक्विपमेंट था नहीं, तो आसपास की ही महिलाओं के मदद से बच्चा पैदा होता था। तो कई तरह की गड़बड़ियां हो जाती थी। गड़बड़ी होने से क्या होता था कि पैदा होने के 2 साल के अंदर मामला खत्म हो जाता था, मतलब बच्चा एक्सपायर हो जाता था, डेथ हो जाता था। यही कारण था गाइस कि पहले के समय में बच्चे, एक ये भी कारण था कि बच्चे ज्यादा पैदा होते थे। अब मान लीजिए किसी घर में कोई बच्चा, कई बार होता है ना कि मान लीजिए 10 बच्चे, 10 में 10 जीवित रह गया, तो उसका परिवार बड़ा हो गया। कई परिवार में 10 बच्चे हुए, 10 में से 4 खत्म हो गए, 6 बचे, तो ये बहुत था, क्योंकि इसका कारण था हॉस्पिटल नहीं था, सामुदायिक तो पता ही नहीं था, कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई, इतना कुछ पता लग गया कि भाई प्रेगनेंसी में किस तरह की चीजें हमें करनी है। गवर्नमेंट भी सब्सिडी देता है, हमको भी पता है क्या करना है नहीं करना है, अस्पताल है, कई तरह के सजेशन वगैरह। तो शिशु मृत्यु दर को घटाना, क्योंकि भारत में ये बहुत था, मतलब बच्चा पैदा हुआ और विद इन 2 ईयर एक्सपायर होने का जो रेशियो बहुत ज्यादा था, 10 में 4 बच्चे, 5 बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। तो इसके लिए गाइज ये भी कहा गया, तो देखो आज आपके गांव के स्तर पे छोटे छोटे हॉस्पिटल हो गए, शहर के स्तर पे ग्रामीण, मतलब हर जगह पे आपको अस्पताल मिल जाएगा। तो समय के साथ हमने हॉस्पिटल को बढ़ाया, नंबर ऑफ हॉस्पिटल को इंक्रीज किया, डॉक्टर की संख्या बढ़ाई, ताकि आपको ऐसा ना हो कि भैया बहुत दूर जाना पड़े, है ना। कई सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि कोई बीमार हुआ, उसको अस्पताल समय से नहीं पहुंचाया गया, जिस वजह से वो बीच में ही एक्सपायर हो गया। कई सारी मूवी में आपने देखा होगा, हिंदी मूवी में, कई सारी हिंदी मूवी आपने ऐसी देखी होगी जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि गांव में रहता था, बहुत बीमार हो गया, अस्पताल चला जाता तो बच जाता, लेकिन क्योंकि अस्पताल बहुत दूर था, जाने के लिए संसाधन नहीं था, बीच में ही
तो ये चीजें बहुत हैं थी हमारे देश में। तो इसको लेकर क्या हुआ कि आप जहाँ रहते हो वहीं एक छोटा सा हॉस्पिटल हो जाए तो क्या दिक्कत है? आप जिस जगह रहते हो वहीं पे बड़ा बड़ा अस्पताल हो जाए, आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। तो इसको लेकर के खास करके प्रेगनेंसी का जो मामला है बच्चा का, तो उसको ठीक करने के लिए ये कहा गया। ठीक है, वैक्सीन वगैरह मिलता है या क्लीन वाटर। पांचवा कहा गया गाइस, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि खास करके जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको बेहतर भोजन मिले। क्योंकि उस टाइम पे जब आप प्रेगनेंसी की स्थिति होती है तो उस टाइम पे अच्छा खाना मिलना, अच्छा न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ देश बना सकता है। आप मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी घर में पैदा होता है और वो स्पेशल मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है, अब जीवन भर पेरेंट्स को ये कशक रहेगा कि ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। मान लीजिए किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ और वो डिसेबल्ड पैदा होता है, मान लीजिए, तो जीवन भर पेरेंट्स को ये एक कशक रहेगा कि यार मेरे बाद क्या होगा इस बच्चे का, कैसे इसका भरण पोषण होगा। तो ऐसे में गाइस एक एक बच्चा का स्वस्थ पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ देश बनाएगा ना। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो कैसे आप देश में कंट्रीब्यूट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसको लेकर के भी कि मातृत्व स्वास्थ्य यानी मैटरनल हेल्थ जो है इसको बेहतर रखना। हमारे हेल्थ वर्कर ट्रेंड होने चाहिए, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। बहुत तरह की जो सुविधा वगैरह है ना, बहुत तरह की जो सुविधा वगैरह है तो वो सारी चीजें हमें मिले। ठीक है, जैसे अभी तो शायद 6,000 रुपये का भी मिल रहा है ना कुछ ऐसा, जो बीपीएल में आती हैं तो उसको 6,000 रुपया भी शायद मिलता है। उसके अलावा कई तरह के लीव भी सेंशन हो रहे हैं ना, मैटरनिटी लीव करके मिल रहा है, पहले ये सब नहीं था। तो कई तरह की सुविधाएं सरकार ने की। ठीक है, देन गाइस छठा कहा गया कि एचआईवी एड्स मलेरिया और अदर डिजीज। एचआईवी एड्स, भारत में एचआईवी एड्स जानते हैं कैसे आया था? एक बंदर के थ्रू, है ना, शायद एक बंदर, मतलब भारत में तो था नहीं एचआईवी का कोई केस, तो अमेरिका की तरफ से यानी यूरोपियन कंट्री से आया था। कोई एक इंसान भारत आया जिसको एचआईवी एड्स था, एक इंसान आया जिसको एचआईवी एड्स था। उस इंसान के माध्यम से किसी और को हुआ, किसी और को के बाद किसी और को, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई होने लग गया। जैसे कोविड हो रहा था ना, जैसे कोरोना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, मुझे हुआ, आप मेरे संपर्क में आए तो आपको हुआ, आपके संपर्क में कोई आया उसको, ऐसे करते करते पूरा देश को कोरोना हो गया। कोविड में यही हुआ ना। ऐसा ही केस एचआईवी एड्स का एक जमाने में था 1990 और 2000 के दशक में। एचआईवी एड्स भारत के लिए, और कोरोना में तो चलो कोरोना तो एक फीवर था, थोड़ा बहुत अगर आप प्रिकॉशन लिए तो बच गए। एचआईवी एड्स में बचने का कोई स्कोप नहीं है आज भी, इवन टुडे। आज भी अगर किसी को एचआईवी हो जाए, किसी को एड्स हो जाए तो बचने का कोई केस ही नहीं है। 3 से 6 महीना के अंदर आपका राम नाम सत्य होना तय। किसी को अगर एचआईवी एड्स हो जाए तो 3 महीना 6 महीना के अंदर आपका डेथ होता है, इसका कोई इलाज नहीं है इवन टुडे। उस जमाने में तो और नहीं था। अच्छा, उस जमाने में पता भी नहीं था कि एड्स भी कुछ होता है, क्योंकि भारत का ये नहीं था, ये तो विदेश से आया था। पर हमारे यहाँ पे भी खूब फैला, ये बहुत ज्यादा फैलने लग गया। अच्छा, ऐसे ही मलेरिया, ऐसे ही टाइफॉइड, चिकनगुनिया, कई तरह की गई महामारी थी भारत में जिसका कोई इलाज नहीं था। मतलब मलेरिया जैसी बीमारी का भी कोई इलाज नहीं था। मलेरिया हो जाने पे तो कितने लोग एक्सपायर हो जाते थे, दवाई इलाज ही नहीं था। लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, पता भी नहीं था कि मलेरिया क्या होता है, इसमें करना क्या है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। तो गाइस देखो, हेल्थ हेल्थ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है। हेल्थ अवेयरनेस हमको लगता है कि सब में होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे मेरे एक रिलेटिव का बीपी लो हो गया, 15 दिन पहले की बात है। मैं तो नहीं था, मैं तो बाहर हूँ। तो मेरे एक रिलेटिव का बीपी क्या हो गया, लो हो गया। बीपी यानी ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो 40 से ऊपर रहना चाहिए। 40 चला गया मतलब बहुत डेंजर जोन है, बहुत डेंजर है, फिर आप बचना मुश्किल हो जाता है। और वैसे 70 के ऊपर 80 को नॉर्मल माना जाता है। तो आज से 15 दिन पहले मेरे घर पे एक रिलेटिव का, उनका जो बीपी था वो चला गया 45। कितना चला गया? 45। और 40 आप समझ लो कि बहुत डेंजर है, उसके बचना मुश्किल। तो 45 चला गया, 45/60 ऐसा कुछ, जो कि डेंजर जोन। अब जो लोग वहां थे उनको लगा कि यार फीवर है, अच्छा खाओ पियो ठीक हो जाओगे। ऐसा ही है ना हमारे यहाँ पे, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग या जो ज्यादा अनुभवी नहीं है, आपको कुछ भी होगा ना
तो आप देखना हमारे घर पे लोग यही बोलेंगे, अरे खाओ पियो ठीक हो जाओगे, अरे खाते नहीं हो इसलिए बीमार पड़े हो। अब पता लगा कि आपको बीमारी कुछ है और आपको खुद खिला दिया, आप बचोगे क्या, आपका कहानी ही तमाम हो गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब उनका बीपी लो हुआ तो लोगों को लगा कि यार कमजोरी है, हो सकता है बहुत दौड़ भाग कर रहे होंगे, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, हो गया होगा, थोड़ा बहुत नारियल पानी है, ऐसे खाना पीना खाएंगे। तो एक दिन तो ऐसा ही रहा, चीजें ऐसी ही चली। दूसरे दिन क्या हो गया कि जो उनको उठना मुश्किल हो गया, चल रहे हैं तो बेहोश हो जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं बीच में गिर जा रहे हैं। फिर मुझे ये बात पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो भी वहां पे लोग यही कह रहे हैं कि अरे ऐसे ही वीकनेस है, गर्मी बहुत है, हैरेसमेंट बहुत है, चलना फिरना दुनियादारी बहुत बात है। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, आप एक काम करिए, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। उन लोगों ने विरोध किया कि ऐसा ऐसा कुछ, मैंने कहा इमीडिएटली जाइए, पहले चेक जो डॉक्टर कहे वो करिए। फिर मेरे बहुत बल देने पे वो अस्पताल गए तो पता लगा कि बीपी 45 है, अगर समय से नहीं आते तो दुर्घटना हो सकती थी। फिर कम से कम 3-4 बोतल सलाइन, मतलब जो वाटर का चढ़ता है पानी, वो चढ़ा। उसके बाद 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, तब जाकर के वो फिट एंड फाइन हुए। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ गाइस कि पहले के टाइम पे भी यही होता था, बीमारी हुई लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है। मलेरिया जैसी बीमारी में गांव का गांव कब्रिस्तान बन जाता था। एक गांव में 500 लोग रहते हैं, एक को मलेरिया हुआ, दूसरा को हुआ, तीसरा को हुआ, उसका इलाज किसी को पता नहीं है, पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया, सब के सब मर जाते थे, इलाज ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को क्या है मलेरिया। HIV एड्स तो ऐसी गाइस बहुत तरह की महामारी भारत में रही, पता ही नहीं। समय के साथ हमने इसको टैकल किया, अब तो वैक्सीन आ गया, अब तो मलेरिया एक छोटी बीमारी है हमारे लिए। मलेरिया टाइफाइड तो छोटी बीमारी है, किसी को टाइफाइड भी होता है तो 1 हफ्ता 10 दिन में वो दौड़ने लग जाता है बाबा रामदेव की तरह। टाइफाइड हो गया आपको और पता लग गया टाइफाइड है, 1 हफ्ता तो आप बीमार रहिएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन विद इन अ वीक आप ठीक भी हो जाएंगे, 10 दिन में तो आप अपना काम वाम करने लग जाओगे। वीकनेस होता है बट ठीक हो जाओगे दवाई वगैरह लेके। बट उस टाइम तो नहीं था ना ये। ऐसे एड्स वगैरह, एड्स का तो आज भी इलाज नहीं है। तो एड्स को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, बड़े बड़े स्टार अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोग आके प्रचार करते हैं कि भाई एड्स कैसे होता है, एड्स से कैसे बचें, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है, सेक्सुअली ये कैसे ट्रांसमिट करता है, हमें कैसे, तो अवेयर किया, आपको बताया ऐसा मत करो वरना एड्स हो जाएगा। तो हम भी समय के साथ अवेयर हुए। कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब जिसका इलाज नहीं है तो इलाज नहीं है तो बचाव करो ना, करो ही मत वो काम कि वो बीमारी हो। तो इस तरीके से गाइज हमने क्या किया, समय के साथ इस तरह की बीमारियों पे भी धीरे धीरे जो है हमने कैंपेन चला के इस पे एक कंट्रोल बनाया। ठीक है, मेडिसिन वगैरह फ्री देना शुरू किया। अब तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां तो मान लीजिए मुफ्त में आपको दवा भी मिल जाता है, पहले थोड़ी ना मिलता था इतना दवा वगैरह मुफ्त में। अब तो सरकारी अस्पताल जाइएगा तो आपको फ्री में मेडिसिन मिल जाता है, बहुत सारा, बहुत नहीं भी मिलता बट बेसिक मिल जाता है, छोटी मोटी बीमारियों का तो मिल ही जाता है। और सातवां कहा गया गाइस, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आप पर्यावरण सततता को सुनिश्चित करिए। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आपने एक पेड़ लगा लिया, फोटो खींच के डाल दिया, आजकल तो यही हो रहा है ना। क्योंकि गाइस देखो, कुछ ना कुछ चीजें ट्रेंड में है, अगर आप पेड़ के साथ फोटो डालिएगा ना उसमें खूब लाइक होता है, बहुत शेयर होता है, व्यू अच्छे चले जाते हैं। तो आज के जमाने में अगर 100 लोग आपको पेड़ लगाता दिख रहा है ना, तो 90 लोग मान के चलिए फेक है, नकली है, 100 में 90 नकली है, वो बस फोटो खिंचाने के लिए लगा रहा है। कोई पेड़ लगा रहा है जगह हाथ लगा देता है, फोटो खींचे, आज मैंने पेड़ लगाया, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऐसा बड़ा बड़ा बात नहीं। बट गाइस रियलिटी में उसका पेड़ से कोई लेना देना नहीं है, उसको पर्यावरण से कोई लेना देना, वो तो बस फोटो खींच। तो अब क्या है गाइस कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। कि कहीं गए, कोई मंत्री जी पेड़ लगा रहे हैं, कोई बड़ा स्टार है पेड़ लगा रहा है, उसमें हाथ लगा दिए, फोटो खिंचा लिए और फेसबुक पे डाल दिए, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, जले जीवनम, पर्यावरण सततता, ये सबसे मतलब हमें गाइस पर्यावरण को लेकर के ना बहुत, मतलब जैसे हम अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार के जनों को लेकर के जितनी चिंतित होते हैं, आपके परिवार में किसी को कुछ हो गया तो आप चिंतित हो जाते हैं, आपके बच्चे को कुछ हो गया तो आप उसी प्रकार से आपको पेड़ पौधा पर्यावरण के लिए चिंता रखना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें होंगी। आपने एक जंगल लगाया, आपने 10 पेड़ लगाया, 50, उसकी रक्षा भी तो करो। अब आज पेड़ लगाए 2 साल बाद काट दिए, आज पेड़ लगाए 4 साल बाद काट दिए, क्या फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं। जंगल ऐसा लगाओ कि आने वाले 100-200 साल तक उसको कोई हाथ ना लगाए, उसकी रक्षा होती रहे, तो तब तो काम चलेगा ना, तब तो पॉल्यूशन कंट्रोल रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, सैनिटेशन, ये सब विषय इसमें आता है। अब पहले पहले क्या होता था भाई, चलते फिरते हम लोग पानी पी लेते थे, आज हमारे लिए सपना हो चुका है। मैंने भी मुझे याद है 2005-6 तक तो मैंने भी अपने घर पे कुआं का पानी पिया है।
और सिर्फ कुआं तो चलो कुआं है, जैसे चलते फिरते नहीं होता, चलते फिरते रास्ते में तालाब दिख गया तो पी लिए पानी, तो 2005-6 तक तो मैंने अपने होम टाउन में पिया है, चलते फिरते दिख गया तालाब, चलो पानी पी लेते हैं ऐसा। पर 2005-6 के बाद गाइस इतना फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा ना कि आज के समय में वो नाला बन चुका है। जो घर के आसपास छोटा छोटा तालाब था, छोटे छोटे रिवर्स वगैरह पॉन्ड, वो सारे नाले बन चुके हैं। पानी पीना तो दूर, आप उसमें नहा भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई पिछले 15-20 साल में। तो ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत, बिना पानी के आप जी पाएंगे क्या? पानी कहाँ से, मतलब बिना पानी के कैसे होगा? अब हम लोग बोरिंग कराते हैं, बोरिंग कराने लग गए ना, वो भी कितना दिन, अब देखो वाटर का लेवल कितना डाउन चला गया। पहले तो 10 फीट पे पानी मिल जाता था नीचे, जमीन के नीचे 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, और अब जानते हैं 300-300 फीट पे पानी नहीं मिल रहा है। आज से 20 साल 25 साल पहले 10 फीट 15 फीट पे पानी मिल जाता था नीचे बोरिंग समरसिबल में, और आज 2025 में भारत के मैक्सिमम एरिया ऐसे हैं जहां 300 फीट पे आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी है ही नहीं, नीचे पानी गायब हो गया है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि घर घर में समरसिबल लग गया ना, मेरे घर पे भी समरसिबल है, आपके घर पे भी है, और तमाम लोगों के घर पे, किसके घर पे नहीं है? सब लोग जमीन से पानी निकाल रहे हैं। कब तक चलेगा? वो खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? तो ऐसे में गाइज हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हम आसपास इन चीजों को बचाएं, उसकी रक्षा करें, ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करें, एनर्जी, बिल्डिंग टॉयलेट्स, तो ये। और लास्ट जो हमें कहा गया गाइज, जो 8वां गोल है वो है कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जो मैंने आपको बोला कि वैश्विक साझेदारी बड़ी आवश्यक, हम आपस में पार्टनरशिप करें। देखो पार्टनरशिप से क्या होता है ना, जो चीज आप 10 दिन में करिएगा ना, 2 दिन में हो जाएगा। मान लो गाइज कि मुझे कोई काम नहीं आता, बट वो काम आपको आता है, आप मेरी मदद कर दो तो शायद वो काम 1 घंटे में हो जाए, और सिर्फ मैं वो काम करूं तो शायद 10 दिन लग जाए। कुछ ऐसा काम है जो मुझे आता है पर आपको नहीं आता, मैं अगर आपकी मदद कर दूं तो हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, और अगर आप अकेले करने जाओ तो 15 दिन भी लग जाए। तो पार्टनरशिप का बड़ा महत्व है, व्यक्तिगत स्तर पे भी और वैश्विक स्तर पे भी। आज मान लीजिए कि भारत कई सारे देशों से अपने रिश्ते को अच्छा कर रहा है ना। भारत जो है अपने रिश्ते कई सारे देशों से अच्छा करता है, क्यों? ताकि बुरे समय में या किसी भी तरह के समय में हमें मदद मिले, हम भी मदद करते हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी आपका मालदीव गए, मालदीव जाकर के हजारों करोड़ रुपए उसको डोनेट करके आ गए। मालदीव जो हमारा नेबर कंट्री है ना, पड़ोसी देश है, टूरिज्म के लिए हम लोग मालदीव्स जाते रहते हैं। मालदीव्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, उसके साथ हमारा रिश्ता अभी खराब हो गया था कुछ दिनों पहले। अभी मोदी जी जाकर के वहां पे बहुत सारा डोनेट करके आए हैं, इस चक्कर में कि वो हमारा दोस्त बना रहे। क्यों? क्योंकि उसके साथ चाइना भी लगता है, तो चाइना उसके साथ दोस्ती करके हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो बड़े सारे मतलब कि डिप्लोमेटिक बातें हैं जो बड़े लेवल पे होता है। मान लीजिए कि अगर आप पार्टनरशिप नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आज आप देखो हमारे यहाँ इतनी सारी मतलब ट्रेन्स वगैरह, हमने सिस्टम को इतना अपडेट किया, तो उसमें जापान ने हमारी कितनी मदद की, रशिया ने हमारी कितनी मदद की। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में आप जो देख रहे थे कि पाकिस्तान भारत पे अटैक कर रहा था तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमारे पास ऐसा एक टूल था जो कि रशिया ने हमें दिया, F-16 करके था ना। तो व्लादिमीर पुतिन ऑपरेशन सिंदूर के 1 दिन पहले भारत आए, किसी को पता भी नहीं लगा। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन इनिशिएट हुआ उसके 1 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन भारत आए, और आए और चले भी गए, पता भी नहीं लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी, मान लिया कि रशिया ने आपको कोई हथियार दिया, तो उसको यूज करने से पहले आपको वहां के प्रधानमंत्री का सिग्नेचर करना होगा कि हम आपके हथियार को यूज कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति बनी, तो पुतिन भारत आए, आ करके साइन करके रातों रात चले गए। वो डिप्लोमेटिक था, पता भी नहीं लगा लोगों को, मीडिया में आया भी नहीं। तो ऐसा उन्होंने, हमारा तो मान लीजिए फ्रेंड कंट्री है, तो उसने एन मौके पे हमें ऐसा कुछ दे दिया कि हमने अच्छे से मान लीजिए कि टैकल कर लिया सिचुएशन को। नहीं तो भारत का भी बहुत नुकसान होता, हो सकता है भारत पे भी कई जगह बॉम्ब गिरते, कई लोग मरते, बहुत नुकसान होता, क्षति होती। तो हर एक दृष्टि से, ना सिर्फ वॉर के सिचुएशन में बल्कि डेवलपमेंट के सिचुएशन में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, है ना, प्लानिंग में भी, स्ट्रेटजी में, हर चीज में आपको पार्टनरशिप मदद करता है। आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसमें भी आपको, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड कंट्री है तो वो आपको मदद कर सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप
वैश्विक साझेदारी बनाइए, जिस देश के साथ आपका बनता है बनाइए और मिल के काम करिए, मिल के काम करिए, है ना। इसमें आपको ट्रेड एग्रीमेंट, अफोर्डेबल मेडिसिन, कई सारे ट्रेड, जैसे कि मान लीजिए मैं मालदीव का कह रहा था, तो मालदीव में प्रधानमंत्री जी ने किया कि भाई जैसे यूपीआई आप भारत में करते हो ना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वो चीज अब आप मालदीव जाइएगा घूमने तो वहां भी करोगे। ये साइन हो गया, वहां के राष्ट्रपति ने इस चीज को कह दिया कि भाई यहाँ पे भी हम भारत के तर्ज पे यूपीआई को ओके, मतलब उन्होंने ओके कर दिया। अब भारत का आदमी घूमने जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, वो जाके गूगल पे कर सकता है। तो ऐसे हमने ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, भारत के लोग वहां जाएंगे, जाते ही है होटल वगैरह घूमने, तो मदद मिलेगी आपको। और भी कुछ ऐसे ही कुछ दवाई वगैरह, मतलब मिला जुला के आप अगर साझेदारी करिएगा तो आपको हेल्प मिलेगा, आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये गाइज हमें टोटल 8 गोल यूएन ने सौंपे। स्थिति को देखते हुए, भारत की स्थिति को देखते हुए यूएन ने सन 2000 में हमें ये 8 गोल दिया कि आप इन 8 गोल को फॉलो करिए, इस पे काम करिए ताकि आप एक अच्छी स्थिति में आ जाएं। हमने इस पे काम भी किया, इस पे काम किया तो नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है। उस समय के मुकाबले, 2000 के मुकाबले आज हम फिर भी बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो हमने काम किया इन 8 पॉइंट पे, इन 8 पॉइंट पे हमने काम किया, हमने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई तो चीजें बेहतर हुई, ठीक है। तो 2000 में गाइज ये लॉन्च हुआ और 2015 इसका कट ऑफ डेट था कि 2015 तक हमें पूरा करना है। बहरहाल इन 8 में से 5 को हमने पूरा किया, 2-3 ऐसा था जिसपे नहीं हो पाया पूरा, जैसे जेंडर इक्वालिटी का मसला था, थोड़ा वो रह गया, उस पर और काम करना था, अभी भी देख रहे हो उस पर काम चल ही रहा है। ऐसे ही लिटरेसी रेट है, क्या ग्लोबल पार्टनरशिप है, वो तो डिप्लोमेसी का विषय है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप तो आज भी चल रहा है, वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अचीवमेंट ये हुए गाइस कि हमारे यहाँ गरीबी बड़ी तेजी से गिरी। पहले जहाँ पे 10 में 8 लोग गरीब था, अब 10 में 2-3 गरीब हैं। तो हमने बहुत कंट्रोल किया गरीबी को, कुछ ना कुछ सबको काम दे दिया। आगे चल के मनरेगा वगैरह आ गया, मनरेगा आया ना 2005 में, जो आज भी चलता है, जिसके तहत 100 दिन का गारंटी काम आपको मिलता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको 100 दिन का गारंटी काम मिलता है। गारंटी मतलब आपको सरकार काम देने के लिए बाध्य है, हर दिन आपको 300-400 रुपया मिलता है पर डे काम, 100 दिन, साल में 365, उसमें 100 दिन आपको काम सरकार देती है। तो चलो भाई कुछ तो पैसा आएगा, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तो आप कमाए सरकार के माध्यम से, बाकी करिए कुछ अपना जुगाड़, इतना आपको खाने पीने लायक तो मिल गया। प्राइमरी स्कूल की संख्या बहुत बढ़ गई, प्राथमिक विद्यालय बहुत हो गए, प्रत्येक गांव में एक एक विद्यालय खुल गया। अच्छा, शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गया, आप देखो ना, शिशु मृत्यु दर पे हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अस्पताल है, प्रॉपर डिलीवरी होती है, डॉक्टर है, ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हैं। HIV एड को खत्म कर दिया हमने। अब भारत में बहुत विरल आप सुनोगे, रेयर सुनोगे कि भारत में HIV एड का जो केस है बहुत रेयर सुनोगे आप, क्योंकि हमने इस पे भी कैंपेन चला के बहुत कंट्रोल कर लिया। लोगों को पता लग गया कि HIV एड कैसे होता है, अब सब समझदार है। तो भैया जब आप प्रिकॉशन लीजिएगा तो आपको होगा ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो है सामने आने लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समय के साथ हमने स्थिति पे जो है, स्थिति परिस्थिति पे कंट्रोल किया। और ये जो 8 गोल्स हैं, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर हम कह सकते हैं कि भारत के लिए साबित होता है, ये भारत के लिए माइलस्टोन प्रूव होता है, साबित होता है। और इस पे बेहतर हमने काम किया। 2015 में जब समय हमारा पूरा हो गया, जब हमारी अवधि पूरी हो गई, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करना स्टार्ट किया, SDG। कल वही मैं आपको बताऊंगा कि 2015 के पश्चात हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य पे काम करना स्टार्ट किया, जिसमें टोटल 17 गोल्स हैं। इसमें तो 8 है, उसमें 17 गोल्स हमें दिया गया, क्योंकि समय के साथ भारत की कैपेसिटी बढ़ी, तो 8 को बढ़ा के 17 गोल, जिसपे अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि उसका कट ऑफ डेट 2030 है, अभी 2025 चल रहा है ना, तो 2030 तक हमें उसको पूरा करना है। तो वो चीजें चल रही हैं, तो उसको करेंगे कल। आज तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें मैंने आपको एक बेसिक बुनियादी बातें बताई कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्यों जरूरी है, पर्यावरण का रक्षा क्यों करना आवश्यक है, इसका कॉन्जर्वेशन, इसका प्रोटेक्शन, है ना, क्यों आवश्यक है, इसको लेकर के हमने बात किया, चर्चा किया हमने। कल भी हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है तो आप प्लीज बता सकते हैं।